हेलो बच्चों। तो मैं रेजोनेंस बाड़मेर से विमल प्रजापति आज आपके सामने आए हैं दूसरे लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन के बारे में, मोशन के बारे में, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में और रेफरेंस पॉइंट के बारे में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ दूसरी स्लाइड्स जिसमें हम लोग कुछ अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन की हम बात करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट टाइप जो है वो है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। बाद में है कर्वीलिनियर मोशन, आफ्टर दैट रैंडम मोशन एंड देन सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और पेरियोडिक मोशन। तो एक एक करके हम लोग जो है इन सारी मोशन को डिटेल्स में जो है वो पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट मोशन पे जो कि है लीनियर मोशन। व्हाट इज लीनियर मोशन? तो लीनियर मोशन हम उस मोशन को बोलते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करे, अपने मोशन को कंटिन्यू करे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसा कि डायग्राम में बताया हुआ है कि एक कार है, ये कार एक स्ट्रेट रोड पर क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है, मोशन में है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये कार अगर एक स्ट्रेट रोड पर मोशन में है तो इसका मतलब ये कैसा मोशन है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को हम लोग जो है वो दूसरे एक नाम से और जानते हैं, क्या? वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो लीनियर मोशन का जो दूसरा नाम है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगर लीनियर दिखाई दे या रेक्टिलिनियर दिखाई दे तो दोनों का मतलब एक ही है कि मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट का वो किसके अलोंग है, एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग है, उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। तो फर्स्ट एग्जांपल तो आपने देख ही लिया कि मोशन ऑफ कार अलोंग स्ट्रेट लाइन। वैसे ही आप लोग दूसरे एग्जांपल या और भी एग्जांपल लिखना चाहे तो आप बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लीनियर मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद चलते हैं हमारा सेकंड नंबर कर्वीलिनियर मोशन। व्हाट इज कर्वीलिनियर मोशन? कर्वीलिनियर मोशन होता है, नाम से हम लोगों को पता लग रहा है कर्वीलिनियर मींस ऐसा मोशन जिसका पाथ जो है वो कैसा हो, कर्व हो। कैसा हो, कर्व हो। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है इसका मतलब वो कैसा मोशन कर रहा है, कर्वीलिनियर मोशन। जैसा कि डायग्राम में बताया हुआ है, एक प्लेयर है, इसने फुटबॉल को फेंका है और इधर इसका बास्केट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो जो फुटबॉल का जो मोशन है, फुटबॉल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में, वो कैसा है, कर्व। क्या एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है क्या? नहीं, ये आपको नजर आ रहा होगा एक कर्व के रूप में इस तरीके से। तो यहां पर ये जो मोशन है बॉल का वो बना रहा है एक कर्व। इसका मतलब ये जो बॉल है वो मोशन कर रहा है अलोंग दी कर्व लाइन। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? ऐसे की ऐसी सेम टू सेम अगर आपके सामने मैं बोलूं कि जैसे मान लो सपोज मैं हूं, अब मैं क्या करता हूं, एक पत्थर को जो है वो मेरे हाथ से सपोज मैं किसी रिवर में डाल देता हूं या ग्राउंड पर थ्रो कर देता हूं उसको इस तरीके से। ठीक है, तो वो भी जो पाथ फॉलो करेगा वो स्टोन, वो भी कैसा होगा, अलोंग दी कर्व। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसका मोशन जो है वो अलोंग दी कर्व होगा। इसका मतलब आपने जो पत्थर फेंका है वो भी कैसा मोशन है, कर्वीलिनियर मोशन। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कर्वीलिनियर मोशन के। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, रैंडम मोशन की। रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की पाथ जो है, डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे कि मान लो सपोज एक आपके सामने ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या भरा हुआ है, एक गैस भरी हुई है, गैस फिल की हुई है मैंने इस कंटेनर में। अब इस कंटेनर में जो मैंने गैस फिल की हुई है, इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो गैस के जो पिंक पिंक दिखाए हुए हैं, ये सब क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स। अब इस गैस के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मूव का मतलब उनकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि अगर इस पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वाले पार्टिकल की बात करूं तो ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वाले की बात करूं तो ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ये गैस के जो पार्टिकल्स है वो हर एक पार्टिकल जो है उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। सभी पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है। सभी पार्टिकल्स का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इन सारे पार्टिकल्स का जो मोशन है
वो कैसा है, एक प्रॉपर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ना होकर के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये मोशन एक कैसा मोशन है, रैंडम मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप लोग कॉमन बात करें कि जैसे मान लो सपोज कोई आप लोग जो है वो पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है, एक काइट है जिसकी फ्लाइंग को अपन देख रहे हैं। अब वो जो काइट है, आप जानते हो कि उस काइट को जो है वो आप अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हो, लेफ्ट राइट लेकर के जा सकते हो, जैसा आपको मन करे आप उस स्पेस में उसको 3 डायमेंशनल मोशन करा सकते हो। वो भी कोई प्रॉपर फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है कि आपको जो है पतंग जो है वो इसी डायरेक्शन में उड़ानी है। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में उसको मोड़ दे रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में पतंग को उड़ा दे रहे हो, तो इसका मतलब उस पतंग का मोशन भी कैसा हो जाएगा, रैंडम डायरेक्शन, रैंडम मोशन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसी तरीके से जैसे कोई मच्छर है, मच्छर जब उड़ता है तो वो भी क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में वो उड़ सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो मच्छर की जो डायरेक्शन बोलोगे, किसी भी इंसेक्ट की जो आप फ्लाइंग की जो डायरेक्शन बोलोगे, वो भी कैसी बोलोगे कि ये कैसा मोशन है, रैंडम मोशन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? चलो तो आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका रैंडम मोशन। अब आप बात करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो सर्कुलर मोशन होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस में मोशन करे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसमें मोशन करे, सर्कल की सरकमफ्रेंस में। तो हमने डेफिनेशन लिखी है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस पे मोशन करता है तो इसका मतलब वह कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब आपके सामने डायग्राम में हमने बताया हुआ है कि एक बॉय है, इस बॉय के हाथ में जो है एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से ये एक स्टोन बंधा हुआ है। ठीक है, एक स्टोन इस स्ट्रिंग से हमने टाइट किया हुआ है। जब ये बॉय इस स्ट्रिंग को पकड़ करके अपने हैंड से जब इस तरीके से घुमाना चालू करता है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में इसको घुमाना चालू करता है, तो आप इस स्टोन का मोशन देखिए। यहां पर ये जो स्टोन है ये कैसा मोशन कर रहा है, ये स्टोन कंटिन्यूअसली इस बॉय के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा, एक सर्कल के पाथ को फॉलो कर रहा होगा। इस तरीके से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ये क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये जो स्टोन है यहां पर इस पॉइंट पर, इस स्टोन का मोशन कैसा हो जाएगा, तो इस स्टोन का मोशन कहलाएगा सर्कुलर मोशन। या फिर सपोज मान लो मेरे पास कोई एक गोल गोल जो है वो रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ते पर जो है वो एक कार मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर किसी भी सर्कुलर पाथ पर या सर्कल की सरकमफ्रेंस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो इसका मतलब वो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। तो अगर कार भी इस राउंड ट्रैक यानी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है तो इसका मतलब कैसा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो इस तरीके से हम कई एग्जांपल्स दे सकते हैं सर्कुलर मोशन के। यहां पे हमने 1-2 डिस्कस किए। आगे हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन? सो वी कैन से दैट ऑसिलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कौन सा मोशन होगा, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच पार्टिकल्स डू ओनली टू एंड फ्रो मोशन, इन विच पार्टिकल्स डू ओनली टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन करे, टू एंड फ्रो का मतलब लेफ्ट राइट, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब वो आगे या पीछे मोशन कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। सपोज मान लो, एग्जांपल देके समझाते हैं उससे ज्यादा क्लियर होगा। सपोज मान लो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने आपके सामने एक पेंडुलम जो है वो शो किया हुआ है। इस पेंडुलम में क्या है, ये इसका जो है वो रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। यहां से ये स्ट्रिंग जो है वो मैंने बांधी हुई है और यहां पर जो है एक बॉब बंधा हुआ है, ठीक है। एक बॉब है ये इस पेंडुलम का। अब ये बॉब को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इनिशियल कंडीशन में ये जो बॉब है वो इस कंडीशन में है, तो ये जो बी वाली जो कंडीशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे, इसकी मीन पोजीशन। स्टार्टिंग में बॉब जिस कंडीशन में है आपका वो है इसकी मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में आप लोग देखो, अगर आप इस बॉब को पकड़ करके थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दो तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली ये बॉब ए से बी और बी से सी जाएगा।
फिर वापस C से B और B से वापस A आएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली इस बॉब का मोशन क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो यहां पर बॉब का जो मोशन है वो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में। इस मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये बॉब जो है वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, यानी कि आगे पीछे मोशन कर रहा है। तो इस तरह की जितनी भी मोशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरीके से आप लोग झूला खाते हो, ठीक है, मोशन ऑफ स्विंग अपन बोल सकते हैं। तो झूले में भी क्या होता है, आप लोग बैठते हो स्टार्टिंग में, तो जहां आप लोग बैठे हो, जिस पोजीशन पे आप लोग बैठे हो वो तो हो गई मीन पोजीशन। अब किसी ने आपको पीछे से क्या कर दिया, पुश कर दिया या पुल कर दिया। तो अगर किसी ने पीछे से पुश किया तो आप जाओगे आगे की तरफ, फिर वापस से उधर से आओगे पीछे की तरफ, और अगेन जो आपकी मीन पोजीशन थी उसके रेस्पेक्ट में आप और पीछे चले जाओगे, फिर वहां से वापस आगे आओगे और फिर और आगे जाओगे। तो कंटिन्यूअसली आपका जो मोशन हो जाएगा वो मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन कर दे तो इसका मतलब वह कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं पेरियोडिक मोशन पे। पेरियोडिक मोशन क्या होता है? Periodic motion is the motion of any object which repeats its motion after a particular interval of time. समझ में आया क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब उसका मोशन कैसा मोशन है, पेरियोडिक मोशन। अब जैसे कि सपोज मैंने अभी प्रीवियस जो ऑसिलेटरी मोशन हमने डिस्कस किया था उसमें हमने एग्जांपल लिया था पेंडुलम का। उस पेंडुलम में भी क्या हो रहा था, पेंडुलम का जो बॉब है वो मोशन कर रहा था इधर मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, फिर आ रहा था आगे की तरफ, फिर जा रहा था पीछे की तरफ। तो एक्चुअल में जो पेंडुलम का जो मोशन है ना वो पेरियोडिक मोशन ही होता है। क्यों? क्योंकि पेरियोडिक मोशन मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अगर ये बॉब 2 सेकंड में पीछे की तरफ जा रहा है तो वापस से वो 2 सेकंड में किधर की तरफ आता है, आगे की तरफ। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और यहां से अगर 2 सेकंड में आगे की तरफ जा रहा है तो उसी 2 सेकंड में वापस ये कहां जाएगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ। तो जो बॉब होता है वो जितने टाइम में आगे की तरफ जाता है उतने टाइम में वो पीछे की तरफ आता है। तो एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेरियोडिक मोशन। अब इसी तरीके से आप लोग दूसरा एग्जांपल और समझो, उससे और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो सपोज अर्थ है। अब अर्थ क्या कर रही है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड, आपको पता है अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना दिन का समय लेती है, आपको पता है 365 डेज। क्या 365 डेज में अर्थ सन के अराउंड अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है? बिल्कुल कर लेती है। तो अगर सपोज अर्थ ने सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो समय लिया है वो है 365 डेज, ठीक है। आफ्टर दीज 365 डेज इट रिपीट्स अगेन इट्स मोशन, एंड ये क्या करेगा, अर्थ इसकी मोशन को अगेन वापस से हर 365 डेज में क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि जो अर्थ का जो मोशन रहेगा वो कैसा मोशन रहेगा, पेरियोडिक मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट कर दे वो हो जाएगा पेरियोडिक मोशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम क्वांटिटीज की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी क्वांटिटीज की बात होती है हमारे सामने नाम आता है फिजिकल क्वांटिटी। सो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटीज दे आर विच आर मेजरेबल। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जो कि कैसी होती है, मेजरेबल होती है, जिनको हम मेजर कर पाए। उन सब क्वांटिटीज को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे सपोज आप किसी शॉपकीपर के पास गए शुगर लेने, ठीक है। अब आप उसको जाकर के क्या बोलते हो कि भैया मुझे 1 kg शुगर दे दो। तो तुमने एक तरीके से क्या कर दिया, उस शुगर का मेजरमेंट बता दिया कि नहीं बता दिया। तो शुगर जो था वहां पे जो किलोग्राम आप यूज कर रहे थे वो क्या था, उसका मास। तो मास एक तरीके से क्या होगा, मेजरेबल क्वांटिटी, क्योंकि आपने उसको मेजर कर लिया। समझ में आ रही है कि नहीं? तो जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है उन सब क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज।
और जो नॉन मेजरेबल है वो सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है, जैसे कि सपोज एंगर। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो कोई बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है क्लास में तो मुझे 2 किलो गुस्सा आ रहा है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब जो एंगर है, जो मैंने शो किया आपको, एंगर, लव, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि ये सब मेजरेबल नहीं है। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उन सबको हम मेजर तो कर सकते हैं, पर इनके भी जो है वो 2 पार्ट है। ठीक है, कि क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 टाइप्स में जो है वो पढ़ते हैं। कौन कौन सी? पहली होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की हम बात करेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको स्पेसिफाई करने के लिए या जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, जिसके लिए हमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब स्केलर जहां नाम आ जाए वहीं पे आप समझ जाओ कि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है। तो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन हम लोग क्या लिख देंगे? स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे सपोज मान लो मैंने डिस्टेंस लिखा 2 मीटर। अब इस 2 मीटर में ये जो 2 है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका मैग्नीट्यूड। तो इस क्वांटिटी में, डिस्टेंस वाली क्वांटिटी में, मैंने डिस्टेंस को लिखा 2 मीटर से। यहां पर ये जो 2 है वो है इसका मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। और मीटर जो है वो क्या है? इसका यूनिट। ठीक है बच्चों, तो 2 मीटर में 2 तो है मैग्नीट्यूड और मीटर जो है वो है यूनिट। तो यूनिट तो दोनों क्वांटिटीज में आएगा, स्केलर और वेक्टर में, दोनों में यूनिट आएगा, पर हम बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे। ठीक है, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है विदाउट डायरेक्शन तो वो सब कैसी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे सपोज मैंने लिखा टाइम। अब टाइम को आप क्या लिखते हैं? टाइम सपोज हो गया 10 आवर, 10 सेकेंड, 10 मिनट, यही सब लिखते हो क्या? उसमें डायरेक्शन देते हो क्या? 10 आवर अपवर्ड डायरेक्शन में, 10 आवर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा तो हम लोग नहीं लिखते। हम लोग क्या लिखते हैं? सिर्फ 10 आवर हो गए कंप्लीट हमारे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां जो 10 लिखा वो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, और हार जो लिखा वो क्या है? इसका यूनिट। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? तो इस तरीके से अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट को ही बता करके आप किसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर दो तो वो सब क्वांटिटीज हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी जरूरत हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी जरूरत हो तो वो सब क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट वैसे हम आगे जो है वो और डिस्क्राइब करेंगे, इसको आगे और पूरा इसको पढ़ेंगे। बाकी अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जब भी आप देखते हो तो उसमें क्या लेना पड़ता है आपको? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लेना पड़ता है। जैसे डिस्टेंस लिया था 10 मीटर, अब डिस्प्लेसमेंट में आप ये नहीं ले सकते 10 मीटर ओनली, आपको लेना पड़ेगा 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां पर ये जो 10 है ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, मीटर जो है वो हो गया यूनिट, और ईस्ट जो है वो क्या हो गया? डायरेक्शन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैग्नीट्यूड भी यहां पर होगा और डायरेक्शन भी यहां पर होगी, और यूनिट तो दोनों में होगी ही सही। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स की। अब फोर्स जो है, फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो सपोज मैंने बोला कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन। तो 10 तो यहां क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या हो गया? इसका यूनिट। और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या तीनों चीजें इंक्लूड हो रही है इसमें? तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आए,
वो सब क्वांटिटी होगी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे चलते हैं बच्चों, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे, कि किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वांटिटी सपोज वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एरो का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? एरो का। बोले तो एक लाइन सेगमेंट का यूज करना पड़ता है। इस लाइन सेगमेंट पर ये जो लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। और इस पर अगर हम एरो बना दें, क्या बना दें? इस पर एरो अगर बना दें तो ये एरो जो है वो बताएगा कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखो, जैसे सपोज मैं एग्जांपल से बताऊं आपको, मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे दिखाना है 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में और मुझे दिखाना है 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। अब सबसे पहले तो तुम्हारे सामने दिमाग में क्या बात आएगी? यही बात कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर है। इसमें भी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये भी वेक्टर है। अब इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो 10 मीटर अगर ईस्ट में आपको बताना है तो आप जो है वो एक एरो बनाओगे। ये एरो का लेंथ जो है वो सपोज तुमने इतना बनाया, ये किसको शो करेगा? कि ये जो है एरो का लेंथ शो करेगा 10 मीटर को। ठीक है, अब वैसे के वैसे ही 5 मीटर का भी बताने के लिए करोगे तो 5 मीटर का जो एरो बनाओगे वो इसका जस्ट क्या बनाओगे? हाफ। क्यों? क्योंकि एरो का लेंथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। और डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, तो दोनों का जो एरो बनाया, हेड बनाया, वो एक ही डायरेक्शन में बनाया, और दोनों का जो लेंथ बनाया वो कैसा बनाया? डिफरेंट। 10 मीटर वाले का लेंथ बड़ा और 5 मीटर वाले का लेंथ छोटा। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या यूज किया बच्चों? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक लाइन सेगमेंट यूज किया। लाइन सेगमेंट पे हमने एक हेड बनाया, यानी कि एरो बनाया। वो एरो दिखाएगा किसको? वेक्टर की डायरेक्शन को। और जो लेंथ का जो एरो का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, कॉमन सी बात है, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो कोई लेंथ कवर करेगा नहीं, मूविंग ऑब्जेक्ट ही करेगा। तो कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो जितना लेंथ का पाथ कवर कर ले रहा है वही उसकी क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ऐसा यूनिट क्या है इसका? मीटर। और भी यूनिट्स हैं पर ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। अब जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल से समझो इसको। एक एग्जांपल है जिसमें एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है एक ए, और एक दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, अब एक आदमी है जिसको ए से बी जाना है और ए से बी जाने के लिए उसके पास 3 पाथ गिवन है इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट पाथ ये हो गया, सेकंड पाथ ये हो गया और थर्ड वाला पाथ ये हो गया इस तरीके से। फर्स्ट पाथ की जो लेंथ है वो है 5 मीटर सपोज। सेकंड पाथ की जो लेंथ है वो है सपोज 6 मीटर और थर्ड पाथ की जो लेंथ है वो है सपोज 7 मीटर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है या कोई भी चीज जो है वो ए से बी अगर जा रही है तो उसके पास 3 रास्ते हैं। अब अगर उसने फर्स्ट वाला पाथ अगर फॉलो किया है तो फर्स्ट वाला पाथ फॉलो करने पर ए से बी जाने में उसे कितने लेंथ का पाथ कवर करना पड़ेगा? 5 मीटर का, क्योंकि फर्स्ट पाथ का जो लेंथ है वो कितना है? 5 मीटर। तो उसे कितना लेंथ कवर करना पड़ेगा पाथ का? 5 मीटर। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी कितना हो जाएगा? 5 मीटर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर मैं बात करूं पाथ फर्स्ट की, पाथ फर्स्ट, पाथ सेकंड और पाथ थर्ड, ठीक है, ये तीनों पाथ है और यहां पर मैं बात करता हूं डिस्टेंस की। तो अगर बात करें पाथ फर्स्ट की तो लेंथ ऑफ पाथ कितना है? 5 मीटर।
तो फर्स्ट पाथ में जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना हो जाएगा 5 मीटर। अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है ए से बी सेकंड पाथ के थ्रू, तो सेकंड पाथ में जो लेंथ ऑफ पाथ है वो कितना है 6 मीटर, तो उसे डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 6 मीटर, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी हो गया 6 मीटर। थर्ड वाले की बात करूं, थर्ड वाले केस में जो पाथ का लेंथ है वो कितना है 7 मीटर, तो इसका मतलब उसे लेंथ भी कितना कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस भी कितना कवर करना पड़ेगा 7 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम एक एक करके जो है इजी टू हार्ड, इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड की ओर चलेंगे। ठीक है, आज सिर्फ बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया ताकि इससे चीजें आपकी क्लियर हो। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो कितना हो जाएगा? मीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में हम लोग इसी एग्जांपल में बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का मैंने क्या बताया आप लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इन्हीं तीनों पाथ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट भी लिखना हो, क्या लिखना हो? इन्हीं तीनों पाथ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट भी लिखना हो, तो कैसे लिखूंगा? देखो, सपोज ये है पाथ फर्स्ट, पाथ सेकेंड और पाथ थर्ड, तीनों पाथ के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखने वाले हैं। पाथ फर्स्ट की बात करो, पाथ फर्स्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट पाथ फर्स्ट को फॉलो करता है तो वो कहां से कहां जा रहा है? ए से बी। अगर वो ए से बी तक जा रहा है तो आप देखो कि उसने लेंथ ऑफ पाथ तो 5 मीटर ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस तो हो गया इसका 5 मीटर। अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आप उसके क्या देखोगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? बी। तो क्या ये दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा? होगा, बिल्कुल। और स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। तो यहां पे ये जो 5 मीटर है, क्या वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों ए और बी के बीच की? तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फर्स्ट पाथ के लिए? 5 मीटर। अब मान लो सपोज ऑब्जेक्ट जा तो रहा है कौन से पाथ से? सेकंड वाले पाथ से। ए से बी जा रहा है पर कौन से वाले पाथ से? सेकंड वाले पाथ से। सेकंड वाले पाथ के लिए जो लेंथ ऑफ पाथ है वो तो है 6 मीटर, तो डिस्टेंस तो हो गया 6। पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए जो है इनिशियल पॉइंट, बी जो है वो फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वेरी नहीं करेगा पाथ के अकॉर्डिंग, ये तो वही रहेगा जो पहले था। तो अभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना रहेगा? 5 मीटर। तो अगर सेकंड पाथ को फॉलो किया है ऑब्जेक्ट ने, तो अभी भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो रहेगा 5 मीटर। अब बात करें थर्ड पाथ के लिए, तो थर्ड पाथ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? देखो, थर्ड पाथ को फॉलो करके ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो क्या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो अभी भी सेम ही है? तो पाथ तो हो गया 7 मीटर, पाथ तो हो गया 7 मीटर, तो डिस्टेंस तो आ गई 7 मीटर। पर क्या डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट अभी भी ए है और फाइनल पॉइंट अभी भी बी है, और उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना है? 5 मीटर। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट थर्ड पाथ के लिए भी कितना होगा? 5 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पे गौर कीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंसेस है उनको देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे उसी बेस पे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।